नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और भारत 24 पर इस वक्त आप देख रहे हैं द रूबिका लियाकत शो। आज 9 बजे आपके लिए जो रिपोर्ट्स हमने तैयार की है उसका स्निपेट आपके सामने रख रही हूँ। आज सबसे पहले बात होगी भारत की तरक्की, इस पर सबकी मुहर लग रही है। भारत की विकास दर बढ़ने की वजह क्या है, दुनिया के लिए क्यों आकर्षण का केंद्र बन रहा है भारत, क्या वो मजबूती है, आज हम आपको बताएंगे। और प्रदूषण की बात करेंगे। देखिए, मेरे गले का असर आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ दिल्ली और एनसीआर रीजन में पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें हो रही है, यानी आम लोगों को। प्रदूषण बढ़ने का जिम्मेदार कौन है, पूरी दुनिया के लिए कैसे प्रदूषण दुश्मन बन गया है, आपको एक रिपोर्ट बताने वाले हैं। और एक लाइव टेस्ट भी होगा, तो उस टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाइए बाकायदा अपने पूरे परिवार के साथ। भारत 24 के चैनल को ट्यून इन करके बैठिएगा जब हम वो खबर आपको बता रहे हैं। फिर हम बात करेंगे गाज़ा की। गाज़ा में सीज़ फायर की उल्टी गिनती शुरू, पीड़ितों के बदले कौन छूट रहा है, इजराइल की आगे की रणनीति क्या है, ये भी आप जानेंगे। और फिर आज देव दीपावली है, तो भाई क्यों मनाई जाती है, क्या मान्यता है, दिवाली और देव दिवाली में अंतर क्या है और क्यों काशी आज जगमग हो उठी है, आपको ये जानकारी भी हम देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं द रूबिका लियाकत शो। किसी देश की तरक्की के कितने पैमाने होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या कहेंगे? आप अलग अलग पैमाने गिनाने लगेंगे। मैंने पूछे कितने होते हैं? 3। पहला है आर्थिक स्थिति, दूसरा है रोजगार और रोजगार के अवसर, और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों असल में अगर आप देखें तो आर्थिक स्थिति से ही जाकर जुड़ जाते हैं। अगर देश की आर्थिक सेहत तंदुरुस्त रहती है तो देश में रोजगार के अवसर बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाता है, आम लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ों पर सरकारें जमकर खर्च भी कर सकती है, और इसीलिए हर देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा माने रखती है। और यही वजह है कि हमारा भी सबसे बड़ा कंसर्न देश की आर्थिक सेहत को लेकर ही रहता है। ये सवाल भी लाजमी है कि भाई रूबिका लियाकत अगर बात करी आर्थिक स्थिति की, तो बता तो दे कि आर्थिक सेहत आज की तारीख में हिंदुस्तान की कैसी है। तो इस सवाल का जवाब है, आज की हिंदुस्तान की आर्थिक सेहत तंदुरुस्त है, शानदार है और हर रोज बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। आज ही स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी यानी S&P ने भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर एक रिपोर्ट पेश की है, एक और रिपोर्ट पेश की है। और ये रिपोर्ट कहती है कि भारत की जीडीपी 2024 में 6.4% रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इसी एजेंसी ने पहले भारत की वृद्धि दर को 6% माना था, लेकिन महज 3 महीने के भीतर S&P ने अपना अनुमान बदल दिया है। इस बदलाव की वजह भी S&P ने बता दी है। S&P ने यह कहा है कि पिछले 2 महीने यानी भारत के त्योहारी सीजन में जिस तरह बाजार में खरीदारी हुई, सरकार ने जिस तरह की आर्थिक नीतियां अपनाई, उसकी वजह से भारत का विकास दर का जो अनुमान है वो 0.4% तेज रहेगा। और जो विकास दर 3 महीने पहले 6% आंकी गई थी, वो बढ़कर अब 0.4 जोड़ दीजिए उसमें, तो 6.4% रहेगी। मतलब बाजार में जिस तरह का कैश फ्लो रहा और सरकार ने जिस तरह की आर्थिक नीतियां अपनाई, वो S&P जैसी ग्लोबल एजेंसीज को बेहतर लग रही है। जब S&P जैसी एजेंसियां बेहतर कहती है या किसी की आर्थिक स्थिति का आकलन करती है, तो वो महज हवाई आंकड़े नहीं होते हैं, उसके पीछे पूरा एक रिसर्च होता है। ऐसे नहीं है कि बस कुछ आंकड़े देखकर किसी देश की विकास दर का अनुमान लगा दिया गया। भारत जैसे देश की विकास दर का अनुमान लगाने के लिए S&P जैसी जो संस्था है वो कुछ प्रोसीजर फॉलो करती है, और वो क्या है? 5 स्टैंडर्ड या फिर मानकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला होता है सरकार के कामकाज की क्वालिटी, गुणवत्ता, यानी सरकार आर्थिक विकास के लिए कितना बेहतर अप्रोच रखती है। दूसरी होती है देश की आर्थिक तरक्की का लचीलापन, यानी अर्थव्यवस्था कितने झटके सहन करने को तैयार है। तीसरी होती है पब्लिक फाइनेंस की कंडीशन, यानी बैंकिंग और बाकी फाइनेंशियल संस्थाएं कितना बेहतर काम कर रही है। और फिर आती है बारी विदेश व्यापार में आपके परफॉर्मेंस की, आपका प्रदर्शन कैसा है। फिर 5वां होता है आर्थिक रूप से आपका वर्तमान और भविष्य कितना सुरक्षित है। इन 5 चीज़ों को मिलाकर एक रेटिंग एजेंसी देश की विकास दर का अनुमान लगाती है।
जाहिर है इन पांचों कैटेगरी में जो देश एकदम बेहतर नंबर लेकर आएगा, रेटिंग एजेंसी जो है उसी हिसाब से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे रखेगी। इन सबके आकलन में किसी देश या संस्थान का दखल, मैं यहां बता दूं, नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल। कोई भी संस्था किसी देश के विकास दर का आकलन जो अर्थशास्त्र में किसी देश के 4 पिलर्स होते हैं उसके आधार पर करती है। इसमें पहला पिलर होता है सरकारी निवेश या सरकारी खर्च, जिसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तीसरा होता है प्राइवेट कंजम्पशन, चौथा होता है एक्सपोर्ट। ये 4 पिलर्स के आधार पर कुछ पैमाने लिए जाते हैं, जिसमें टैक्स कलेक्शन है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स है, उस देश में मुद्रास्फीति की दर कितनी है, उस देश में मैन्युफैक्चरिंग किस रफ्तार से चल रही है, उस देश में कैपिटल फॉर्मेशन किस रफ्तार से हो रहा है, उस देश की आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है। इन कुछ पैमानों की एवरेजेस लेकर किसी भी देश की विकास दर का आकलन किया जाता है। यानी भारत रेटिंग एजेंसियों को पांचों पैमाने पर एकदम बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। रेटिंग एजेंसी इसीलिए 0.4 की वृद्धि कर रही है, तभी दुनिया की तमाम जीडीपी रेटिंग एजेंसियां लगातार भारत के विकास दर के अनुमान को और बेहतर करती जा रही है। इनफैक्ट ये तक कहा जा रहा है कि चीन के गिरने का या उसकी इकोनॉमी के लड़खड़ाने का असर हिंदुस्तान पर नहीं पड़ेगा। कोई भी रेटिंग एजेंसी हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ को कम नहीं आंक रही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले 6% ग्रोथ का अंदाजा लगाया और फिर उसे घटाकर 5.5% कर दिया। सबके सब इसे बढ़ा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ये तो आर्थिक सेहत पर रेटिंग एजेंसियों के अनुमान की मैंने बात की, लेकिन दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री भी भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर कॉन्फिडेंट है और इसीलिए खबर आप तक पहुंचानी जरूरी थी, क्योंकि ये देश की प्रगति का सवाल है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई विचारधारा नहीं है, इसमें सख्त तौर पर इकोनॉमी और आंकड़े हैं, और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं बालाजी श्रीनिवासन। उन्होंने भारत की तरक्की को लेकर एक आर्टिकल लिखा, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर रीट्वीट किया, इनफैक्ट कोट ट्वीट किया। इस आर्टिकल में बालाजी एस श्रीनिवासन ने भारत की आर्थिक तरक्की की वजह बताने के लिए 5 पॉइंटर्स रखे हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने सिविलाइजेशनल रीइनकार्नेशन का जिक्र किया है। सिविलाइजेशनल रीइनकार्नेशन, इसका मतलब क्या होता है? वो संस्कृति जो पुनर्जागृत हो रही है, पुनर्जन्म ले रही है। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा राज ये सिविलाइजेशनल रीइनकार्नेशन है। सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त से भारत एक तरह से दुनिया में मानव सभ्यता का केंद्र रहा, याद है ना? सिल्क रूट के जरिए मेसोपोटामिया के लोगों के साथ हमारे शानदार कारोबारी रिश्ते रहे। यानी उस वक्त भी हम दुनिया को एक परिवार के रूप में देखा करते थे, और मौजूदा दौर में भी जिन देशों की तरफ कोई नहीं देख रहा है, ग्लोबल साउथ, भारत उनकी आवाज़ बन रहा है। जब आप बगैर किसी लालच के किसी का साथ देंगे या उनकी आवाज़ उठाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो देश आपके लिए भी अपने संसाधनों को खोलेंगे। भारत किसी देश का दोहन करने की बजाय अपने आर्थिक शक्ति को बढ़ाने और उससे गरीब देशों की मदद करने के रूप में देखा जा रहा है। इसके कारण दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स जो हैं वो भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। 2 तरीके के निवेशक होते हैं जो किसी भी देश में निवेश करते हैं। एक होते हैं जो खाली अपनी पूंजी लगा देते हैं वहां की किसी सिक्योरिटी में, वहां की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, या किसी निजी सिक्योरिटी में, शेयर में, या किसी फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट में। वो खाली पूंजी लगाकर और उसके बढ़ने का या उस पर रिटर्न आने का इंतजार करते हैं। दूसरे होते हैं जो वहां पर आके इंडस्ट्री लगाते हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं और वहां से बिजनेस चलाना चाहते हैं। दोनों ही निवेशक इस बात को इंश्योर करते हैं कि वहां पर पहली बात तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वहां पर आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए, उस देश की विकास दर अच्छी होनी चाहिए, उस देश में आगे ग्रो करने की क्षमता होनी चाहिए। ये कुछ पैमाने ऐसे हैं जिसको दोनों प्रकार के निवेशक किसी भी देश में पैसा लगाने से पहले अवश्य देखते हैं। आर्थिक जानकार भारत की बढ़ती रफ्तार की दूसरी वजह बताते हैं अंडरडॉग मिलियनेयर। यानी भारत में व्यापार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं है।
भारतीय बाजार अभी भी कई मानों में आगे बढ़ने की उम्मीद दिखा रहा है। इस वजह से भारत के बाजार में जोखिम लेने की जो क्षमता है ना, जो कैपेसिटी है, वो ज्यादा है। बालाजी एस श्रीनिवासन के मुताबिक भारत की तरक्की का तीसरा फैक्टर क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड डायस्पोरा, यानी भारतीय मूल के लोग दुनिया के हर क्षेत्र में या देश में रहते हैं, जिनके जरिए भारत को दुनिया को अपना नजरिया बनाने में मदद मिलती है या बताने में मदद मिलती है। जहां भी भारतीय मूल के लोग होते हैं वो हमारे देश के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। उनका व्यवहार, उनका टैलेंट दुनिया को दिखाता है कि भारत में कितनी प्रतिभा है। भारतीय जो हैं, खासकर जो बाहर रहते हैं, वो लगातार भारत में पैसे भेजते हैं। इससे हमारा फॉरेन रेमिटेंस जो है वो लगातार बढ़ा है। अगर आंकड़ों की बात करूं तो भारतीय मूल के लोगों ने 2018 और 19 में 76.4 बिलियन यूएस डॉलर भारत में भेजे। 2019 और 20 में आंकड़ा हुआ लगभग 83 बिलियन यूएस डॉलर। फिर 2020 और 21 और फिर 21 और 22 में इसमें थोड़ी कमी देखी गई। आप जानते हैं वजह क्या है, लेकिन 2022 और 23 में यह आंकड़ा 112.5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो विदेशों में सेटल्ड हैं, वो अपने परिवारों को रेमिटेंसेस भेजते हैं, रेगुलर बेसिस पे उनमें से बहुत पैसा भेजते हैं। वो पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट होता है, उससे गाड़ियां ली जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, शादियों में खर्च होता है। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तानी इकॉनमी को फायदा होता है। दूसरा, हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन विदेशों में बहुत कामयाब हैं, तो वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें एक तो अपने देश से प्यार है, दूसरा हिंदुस्तान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, तीसरा वो अपने देश को समझते हैं। तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो विदेशों में सेटल्ड हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया आती है, जो हमारी इकॉनमी को फायदा देती है। अब चौथा फैक्टर वो क्या है? वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। भारत में पिछले कुछ सालों में व्यापार के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ व्यापारिक सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है इन जोन्स में। इससे होता यह है कि दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर जब भारत में व्यापार करने के लिए आता है तो वो अपनी सुविधा के मुताबिक उस एरिया को चुन लेता है और वहाँ अपना व्यापार स्थापित कर सकता है। अब वो बयान जो कुछ देर पहले आप सुन रहे थे उसको दोबारा सुनिए। इट विल बी इन पर्सपेक्टिव नाउ। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसी जगह है जो हर तरफ से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत से हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट में पैसा लगाते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी SEZ में काफ़ी आने की संभावना है, क्योंकि SEZ में काफ़ी बेनिफिट होते हैं। कई तरह के टैक्स कंसेशन होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ के रिलीफ मिलते हैं, साथ में SEZ में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ अच्छी टैलेंटेड मैन पावर मिलती है, साथ में ओवरऑल वहाँ एटमॉस्फेयर होता है इंडस्ट्री का, सरकार हर तरह से मदद करती है। तो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक बहुत बढ़िया तरीका है हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इकोनॉमी को तरक्की देने का। अब आप समझे होंगे। अच्छा, इसके साथ यूपीआई जैसे डिजिटल क्रांति जो है वो दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को भारत पर भरोसा करने की एक बड़ी वजह बनती है, क्योंकि इससे ये साफ दिखता है कि भारत नई टेक्नोलॉजी को दुनिया के सबसे बेहतर तरीके से अपनाने में आगे है। और पांचवा फैक्टर है इन्वेस्टर्स, नॉट चीयरलीडर्स। बहुत अंतर है इसमें। यानी भारत में जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं वो सिर्फ भारतीय बाजार की मजबूती के लालच में नहीं आते, बल्कि उन्हें भारत में टैलेंटेड युवाओं की फौज मिलती है, जिससे उनका जो प्रोडक्ट है और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उन्हें अपने प्रोडक्ट के ट्रायल के लिए भारत का विशाल और मजबूत बाजार मिलता है, और इन सब की वजह से वो लंबे वक्त तक भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ा भी सकते हैं। भारत में FDI यानी विदेश से होने वाले निवेश के आंकड़ों को अगर आप देखें तो साल 2000 से 2023 तक भारत में 953 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश हुआ। इसमें 2014 से 2023 के बीच ही 596 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश आया। यानी 23 सालों के विदेशी निवेश की तुलना अगर की जाए तो सिर्फ पिछले 9.5 साल में ही 65% विदेशी निवेश भारत में हुआ है। और अगर सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश मॉरिशस से आया है। कुल विदेशी निवेश का 25% मॉरिशस से आया, फिर सिंगापुर, फिर अमेरिका, फिर नेदरलैंड्स और जापान। और ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं। बालाजी एस श्रीनिवासन ही नहीं, देश और दुनिया के तमाम आर्थिक जानकार भारत की तरफ जो है उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। वजह है भारत के पासपोर्ट का बढ़ता पावर।
अभी मलेशिया ने भी भारत के पासपोर्ट धारकों को 1 महीने तक बगैर वीजा रहने की अनुमति दी है। यानी भारत वो देश है जहां व्यापार के साथ साथ एक ऐसे सिस्टम, सभ्यता की गारंटी मिलती है जो सबको एक परिवार की तरह देखता है, जहां गला काट प्रतियोगिता की जगह व्यापार के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिलता है। और यही वो फैक्टर है जो भारत को एक आर्थिक सुपर पावर के रूप में स्थापित करने की बड़ी वजह बनता है। भारत की आर्थिक ताकत बढ़ते रुतबे पर इतराइए और दुआ और उम्मीद कीजिए कि ये ऐसे ही बदस्तूर जारी रहे। दुनिया भी आज इस ताकत को देख रही है। और अब एक और चीज आपको दिखानी है। ये वो खतरा है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए आफत बन गया है। बीते 1 महीने से दिल्ली और एनसीआर धुएं की चपेट में है। सुबह आंख खुलते ही जैसे ही आप बाहर देखते हैं, आपको कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ धुंध। और ये केवल दिल्ली एनसीआर की परेशानी नहीं है, पूरा देश, इनफैक्ट पूरी दुनिया इस पोल्यूशन से परेशान है। आज सुबह दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपको पता है डिजिट क्या रहा? 403। आप बीते 5 दिन के AQI के आंकड़े में आपको दिखाती हूँ, देखिए। 22 नवंबर को 395, बहुत खराब। 23 नवंबर को 390, बहुत खराब। 24 नवंबर को 415, और ज़्यादा खराब। 25 नवंबर को 389, 26 नवंबर को यानी कल 396, और आज की अगर बात करें तो ये और हालात ख़राब करने वाली स्थिति में पहुंच गया है। कहने का मतलब ये है कि आज को मिलाकर बीते 6 दिनों से हालात बहुत ख़राब या गंभीर हो गए हैं। 403 आज का आंकड़ा है। कई लोगों को तो ये लगता होगा कि ये तो रोज़ाना की अब बात होगी, इसमें नया क्या है भाई, रोज़ हमको धुंध दिखती है, रोज़ हम बाहर जाते हैं, धुआं होता है, फिर उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं, अब तो हमें आदत हो गई है इसकी। लेकिन आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको कुछ दिनों से आँखों में जलन हो रही है? आपकी सांस जो है वो लेने का आपका तरीका थोड़ा बदला है? आप मुंह से ज़्यादा ले रहे हैं और नाक से कम? क्या आपको कोई स्किन प्रॉब्लम या इचिंग हो रही है? क्या आप अपने आसपास के लोगों को अचानक सूखी खांसी का शिकार होते हुए देख रहे हैं? क्या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या चलते हुए अचानक आप हांफने लगते हैं, मतलब सांस फूलने लगती है? अगर ये सब हो रहा है, ये सारे लक्षण आप खुद में या अपने आसपास देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सब उसी खराब हवा और वायु प्रदूषण की वजह से हो रहा है, जिसे हम सुबह उठने से लेकर रात होने तक देख देख कर तंग आ चुके हैं। अब तो महसूस करने लगे हैं उस बात को। क्या कह रहे हैं इस बढ़ते प्रदूषण पर और हमारी आम जिंदगी को इस प्रदूषण में घोल मेल लेने से? डॉक्टर गुप्ता की इस बाइट को सुनिए। इस समय दिल्ली और एनसीआर जो है गैस चैम्बर बन चुका है वायु प्रदूषण की वजह से। एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेना दुभर हो गया है। एक्यूट प्रॉब्लम्स हो गई हैं, लोगों को अस्थमा हो रहा है, एलर्जिक राइनाइटिस हो रही है, ब्रोंकाइटिस हो रही है, सीओपीडी के अटैक्स बढ़ गए हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस का जो रेट है वो बच्चों में बढ़ गया है। कहीं ना कहीं गले में स्क्रेचिंग है, कफिंग है, आंखों में पानी आना है, नेजल कंजेशन है, सर दर्द, इरिटेशन, डिप्रेशन, फोकस कम होना, ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो इस समय एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ गए। अच्छा, इसका जीता जागता उदाहरण तो आपके सामने भी इस वक्त खड़े नज़र आ रही है। गले में जो खराश है वो इस पोल्यूशन की वजह से, और ये समस्या कोई दिल्ली या एनसीआर की अकेले नहीं है। देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण इसी तरह से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कुछ शहरों में तो स्थिति इतनी ख़राब हो चली है कि दिल्ली एनसीआर में सांस लेना तक दुश्वार हो गया है। ऐसा लगता है कि हम लोग गैस चेंबर में रह रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने कल यानी 26 नवंबर को बुलेटिन जारी किया। उसके मुताबिक देश के 338 में से महज 17 शहरों में हवा ठीक है। 238 माफ कीजिएगा। देश के 238 में से महज 17 शहर ऐसे हैं जहां की हवा थोड़ी बेहतर है, जबकि 57 शहरों में AQI इंडेक्स संतोषजनक था, ठीक ठाक, और 72 शहरों में AQI मध्यम रहा। मतलब ऐसा जो ना तो आप इसे खराब कह सकते हैं ना अच्छा कह सकते हैं। मतलब 100 से ज़्यादा शहरों में वायु प्रदूषण बहुत बुरी हालत में है। बिहार के बेगूसराय में AQI कितना था? 456।
इमरजेंसी लेवल पर मेरठ, पटना सहित 35 शहरों में हवा बहुत खराब है, जबकि अमृतसर, भुवनेश्वर सहित 55 शहरों में AQI 200 के पार है। मतलब वहां भी हालत ठीक नहीं है। इसके चलते कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है। हम जो सांस लेते हैं वो फेफड़ों के जरिए शरीर के अलग अलग हिस्से में जाती है। जब प्रदूषित हवा या हवा में मौजूद हजारस पार्टिकल सांस के जरिए लंग्स में जाते हैं तो किस तरह के नुकसान पहुंचाते हैं, आपको एक वीडियो में दिखाते हैं। ये वीडियो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जारी किया है। हमारे फेफड़े या लंग्स कितने स्वस्थ हैं, इसे आप भी घर बैठे आराम से चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए किस तरीके से आपके नाक से होता हुआ वो जो पोल्यूटेड पार्टिकल है वो आपके फेफड़े में गया, और इस फेफड़े को आप देखिए जो कि एकदम क्लीन था, धीरे 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 ये पार्टिकल जो हैं जिसमें ब्लैक कार्बन है, सल्फेट है, ऑर्गेनिक कार्बन है, आर्सेनिक है, तमाम वो ऐसे ऐसे उसमें तत्व शामिल हैं जो आपके फेफड़ों को बीमार कर रहे हैं, बहुत बीमार कर रहे हैं। आपके फेफड़े कितने स्वस्थ हैं आपको पता है, ये घर बैठे भी आप आराम से चेक कर सकते हैं। अरे इसी वक्त चेक कर लीजिए, इसी वक्त। मैं बताती हूँ कैसे। हम क्या करेंगे, आपके सामने एक मीटर चला देते हैं, ठीक है। एक बार सांस लेने के बाद आप जितनी देर तक सांस रोक सकते हैं वही आपके लंग की हेल्थ को मॉनिटर कर देगा। जैसे ये देखिए, इनहेल करके 50 सेकंड तक आपको अपने फेफड़ों में सांस को रोके रखना है। जिसने भी 50 सेकंड तक सांस रोक ली उसके फेफड़े यकीनन बहुत हेल्दी है। लेकिन अगर इतनी देर तक सांस नहीं ले पाए तो वायु प्रदूषण के असर को लेकर चिंता जाहिर करना लाजमी है। सांस नहीं लेना, अभी रुक जाइए। अभी रुकना होगा आपको, अभी आधा सफर ही तय हुआ है, बस ऑलमोस्ट देयर, यू ऑलमोस्ट देयर। सांस को रोके रखना है। आपके फेफड़े कितनी देर तक आपकी सांस को रोक सकते हैं, यही पैमाना है पता लगाने का कि आपके जो लंग्स हैं वो कितने हेल्दी है। देयर यू आर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एयर पोल्यूशन अब एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, क्योंकि दुनिया की 90 से अधिक आबादी जहरीली हवा में सांस ले रही है, जिससे हर साल 88 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अगर हवा में PM 2.5 का लेवल ही कंट्रोल में रहता तो यूरोपीय संघ में 2,53,000 मौत को टाला जा सकता था। 2021 में यूरोपीय संघ के भीतर 3,20,000 से अधिक मौतें 3 मुख्य वायु प्रदूषक का सूक्ष्म कण पदार्थ जो है उनसे हुई है। ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से हुई है। शिकागो यूनिवर्सिटी की हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से भारतीयों की औसत उम्र 5 साल और दिल्ली में रहने वालों की 12 साल तक कम हो जाती है। 12 साल। जहरीली हवा या वायु प्रदूषण से जो बड़ी परेशानियां देखने को मिल रही है, इसमें खास तौर पर कौन कौन सी, एक तो सांस से जुड़ी बीमारियां, हृदय रोग है, फेफड़ों पर असर है, स्ट्रोक है, डायबिटीज़ है, ये सबसे बड़े कारण हैं और ख़तरे हैं। जाहिर है वायु प्रदूषण का शिकार हम भारत के लोग भी हो रहे हैं, लेकिन ये भी विडंबना है कि हमारे देश में अभी तक प्रदूषण को मौत के कारण के तौर पर दर्ज ही नहीं किया जाता। ये तो हुई मानने या ना मानने की बात, लेकिन हमारी सरकारें इस मुद्दे पर कितनी गंभीर है ये भी तो आपको जानना चाहिए ना। हैरान हो जाएंगे आप। हमारे देश के सभी प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बने बोर्ड और कमिटीज में 50% से अधिक पद जो है वो खाली पड़े हैं। प्रदूषण की जांच के लिए जो लैब है वो भी सब स्टैंडर्ड है, यानी पैमाने के मुताबिक ही नहीं है। 2/3 से ज्यादा लैब को सक्षम एजेंसियों से सर्टिफाइड तक नहीं करवाया गया है। पूरा देश वायु प्रदूषण का शिकार है, लेकिन इसकी निगरानी करने और लोगों को सावधान करने वाली संस्थाओं में लाल फीताशाही और अफसरों के कामकाज का आलम आप समझ लीजिए कितना बुरा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने एक रिपोर्ट जारी की। क्या कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार बोर्ड और कमिटीज में 11,969 पदों की मंजूरी है
और इसमें से केवल 5,877 पद पर भर्ती हो पाई है, जबकि 6,092 पद खाली हैं। इनमें बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम ऐसे राज्य हैं जहां 50% से भी कम स्टाफ काम कर रहा है। लैब में भी 194 में केवल 12 EPA और 41 NABL जैसी संस्थाओं से सर्टिफाइड है, यानी 141 लैब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक चलाई ही नहीं जा रही है, जबकि कुछ राज्यों में तो कोई लैब है ही नहीं। अगर जांच के इंतजाम नहीं होंगे तो प्रदूषण से होने वाली इंसानी नुकसान का कोई आंकड़ा कैसे मिल पाएगा, बताइए। पहले प्रदूषण की समस्या गंभीर नहीं थी, इसकी शायद जरूरत भी महसूस तब ना होती हो, लेकिन अब तो हालात बिगड़ रहे हैं ना। इसीलिए NGT ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड समेत सब राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को नोटिस जारी किया है। जाहिर है नोटिस सरकारों को मिला ही होगा, लेकिन इन सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप भी तो है। हमारा खान पान है, हमारी लाइफस्टाइल है, और ये सब वायु प्रदूषण में उतना ही योगदान देते हैं जितनी सरकारों की लापरवाही। और इसीलिए संभलने की जरूरत सरकारों को भी है, हमें भी है, और दोनों मिलकर हालात को संभाल सकते हैं और कोई नहीं। प्रदूषण के खतरे से तो फिर भी हम निपट लेंगे, इन आतंकवादियों से कैसे निपटेंगे? इजरायल और हमास दोनों के बीच आज युद्ध विराम का चौथा दिन था। 4 दिन के युद्ध विराम में यह समझौता हुआ था कि हमास हर दिन इजरायल के बंधकों को छोड़ेगा और बदले में इजरायल हमास के कैदियों को। पहले दिन हमास ने कुल 24 बंधकों को छोड़ा, इसमें 13 इजराइल के और 10 थाईलैंड के और 1 नागरिक फिलीपींस का था। दूसरे दिन हमास ने 13 इजरायलियों समेत 17 बंधकों को रिहा किया। तीसरे दिन हमास ने 17 बंधकों को छोड़ा, जिसमें 14 इजरायली और 3 थाईलैंड के नागरिक शामिल थे। बदले में इजराइल ने अब तक 117 कैदियों को छोड़ा है। मतलब हर एक इजरायली बंधक के बदले इजराइल को 3 गुना कैदी छोड़ने पड़े। अब सवाल यह है कि इजराइल ने किन लोगों को छोड़ा और हमास ने किन को छोड़ा। इजराइल ने हमास से किन को छोड़ने की मांग की थी और हमास ने बदले में इजराइल से कौन से कैदी मांगे थे, ये आपको जानना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आज भी इजराइल और हमास की तरफ से अदला बदली होनी थी। आज युद्ध विराम का अंतिम दिन था। पिछले 3 दिनों से भारत के वक्त अनुसार शाम को 7:30 बजे तक हमास इजराइल के बंधकों को छोड़ देता था और इजराइल भी हमास के कैदियों को छोड़ता, लेकिन आज अब तक बंधकों की रिहाई पर सस्पेंस बना हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से देर शाम को जानकारी दी गई कि बंधकों की रिहाई के बदले रिहा किए जाने वाले कैदियों की लिस्ट पर बातचीत जारी है। हम उनके परिवारों के तनाव को समझते हैं और जब भी संभव होगा इस बारे में और जानकारी देंगे। हमारी अपील है कि लोग अफवाहों और अपुष्ट खबरों से बचकर रहें। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक समाचार चैनल के मुताबिक इजरायल को उन बंधकों की लिस्ट से कुछ दिक्कतें हैं जिन्हें हमास की कैद से आज रिहा किया गया या रिहा किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में रिहा होने वाले बच्चों की मां का नाम नहीं है। इजरायली सोर्सेस के अनुसार हमास के साथ समझौते में शर्त यह थी कि वो बंधकों के परिवारों को अलग अलग नहीं करेगा। जो बच्चे अपने परिवार के साथ बंधक हैं उन सबको एक साथ रिहा किया जाएगा, लेकिन हमास ये शैतानी कर रहा है कि बच्चों को अपने परिवारों से अलग कर रहा है। हालांकि इस समझौते का उल्लंघन शनिवार को कर दिया गया था, जब हमास ने एक बच्ची हिला रोतेम शोशनी को उसकी मां के बिना ही रिहा कर दिया। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में ये वो बच्ची है जहां पर एक बच्ची को अपने माँ बाप से जो है वो अलग भेजा गया। हमास ऐसा क्यों कर रहा है? ये बच्ची भी हमास का शिकार थी।
ये बच्ची अब कहाँ जाएगी, किसके पास रहेगी? 4 साल की मासूम है ये। हमास ने इजराइल के जिन लोगों को बंधक बनाया वो कौन है? दरअसल हमास के आतंकी इतने बेरहम हैं कि जब इन्होंने इजराइल पर हमला किया था तो वो कई लोगों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके ले गए थे। सीज फायर डील के तीसरे दिन हमास ने 13 इजरायलियों को छोड़ा था। उनमें एक 4 साल की अनाथ बच्ची भी है और ये नन्ही बच्ची यहूदी है, इसीलिए इसे हमास के आतंकियों ने किडनैप कर लिया था। इस बच्ची का नाम है एबिगेल इदान। पिछले शुक्रवार को जब एबिगेल इदान का चौथा जन्मदिन था तब वो हमास के पास बंधक थी। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हुए हमले में एबिगेल ने अपने माँ बाप को खो दिया। ये रही वो बच्ची। हमास के आतंकी एबिगेल इदान के घर में दाखिल हुए। आतंकियों ने एबिगेल की मां को गोली मारी। पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए जब आगे आए तो हमास ने के आतंकियों ने उनको भी गोली मार दी। एबिगेल ने अपनी आंखों के सामने माँ बाप को दम तोड़ते देखा है। वो रेंगते हुए किसी तरह अपनी पड़ोसी और रिश्तेदारों के घर पहुंची, लेकिन आतंकियों ने उसे और पड़ोसियों को पकड़ लिया। बच्ची इजरायली अमेरिकी है, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी उसकी रिहाई पर ट्वीट किया। 2 दिन पहले एबिगेल इदान 4 साल की हो गई। उन्होंने अपना ये जन्मदिन और आखिरी 50 दिन हमास की बंदी के तौर पर बिताए। आज वो एक बार फिर आज़ाद है। कल रात जब ये वापस इजराइल लौटी तो वहाँ उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं था। अब इस बच्ची का क्या होगा? हमास के आतंकियों ने एबिगेल इदान का बचपन छीन लिया। अब दूसरी तस्वीर, इजराइल को हमास के उन लोगों को छोड़ना पड़ा जो छूटने के बाद फिर उसी आतंकी रास्ते पर जाने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। ये तस्वीर देखिए। इजराइल के कैद से रिहा इस महिला और इन बच्चों को आप बहुत गौर से देखिए जो एक बार फिर इजराइल के खिलाफ हिंसा फैलाने की तैयारी में है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये हारन की फैमिली है जिसमें बेटे शोशान हरन, आदि शोशाम और 2 बहनें नावा और यहल अपने परिवार से मिली। ये वो तस्वीर है, ये यहूदी परिवार है। एक और इजरायली एशर परिवार की तस्वीर देखिए। 2.5 साल का बेटा अवीव एशर, 4.5 साल की बेटी राज एशर और उसके माँ बाप। सोचिए, इन मासूमों से परिवारों को भी हमास के आतंकियों ने बंधक बनाया। ये मासूम परिवार। ओहाद मुंदर की 9 साल की तस्वीर आप देखिए। सीधा अपने पिता से लिपट गया जाते, भावुक करने वाली। ये सबसे पहली तस्वीर थी जो आई थी हमास की तरफ से जब छोड़ी गई थी। छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, ये एक के बाद एक तस्वीर आपको क्यों दिखा रही है कि आप देखिए और पहचानिए। नेगोशिएशन में क्या नेगोशिएट किया गया पता है आपको? कि कैदियों को छोड़ो। इजराइल ने जिन कैदियों को छोड़ा वो इजराइल में आतंक फैलाने के आरोपी हैं। आरोपी नहीं, इनफैक्ट दोषी है, कन्विक्टेड हैं। अब सवाल यह है कि क्या 4 दिन का सीज फायर इजराइल पर भारी पड़ रहा है? दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि इन 4 दिनों के युद्ध विराम के दौरान हमास को इजराइल पर बहुत बड़े हमले करने के लिए फिर से ताकत मिल सकती है। विदेशी देशों में इससे जो है मदद मिल सकती है। हमास की सुरंगों में ऐसे खुफिया नेटवर्क बनाए गए हैं जो इजरायली टैंक और ग्राउंड फोर्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि युद्ध का क्या होगा? क्या सीज फायर जारी रहेगा? रॉयटर्स के मुताबिक हमास संघर्ष विराम को बढ़ाना चाहता है। उसकी शर्त है कि इजराइल अपनी जेलों में बंद और फिलिस्तीनियों को रिहा कर दे। हमास पर इजराइल के लगातार हमलों से उसकी कमर टूट चुकी है। दरअसल वो चाहता है कि युद्ध विराम जितना हो सके उतना बढ़ाया जा सके ताकि वो सर्वाइव कर सके। दूसरी तरफ इजराइल भी अपने बंधकों को हर हाल में छुड़वाना चाहता है। इसीलिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास हर दिन 10 बंधकों को छोड़ता है तो संघर्ष विराम को बढ़ाता रहेंगे। हालांकि नेतन्याहू का कहना है कि संघर्ष विराम के बाद युद्ध फिर शुरू होगा। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा है कि संघर्ष विराम के बाद हम पूरी ताकत से अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम हमास को खत्म करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि गाजा फिर उस हालत में ना जाए जिसमें वो था। हम अपने सभी बंधकों को रिहा करवाएंगे और हम भी ये उम्मीद करते हैं। लेकिन एक ऐसा हल होना चाहिए कि आम फिलिस्तीनी नागरिक भी ना मरे, हमास का खात्मा भी हो जाए और जो किडनैप किए गए हैं वो सब के सब तबाह हो जाए। इन तमाम खबरों के साथ अब मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले अब
ज़रा नज़र डाल लेते हैं, ये मेरा हिंदुस्तान है। जब हम सनातन धर्म या संस्कृति की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंसान और प्रकृति के रिश्तों की। हमारे सामने मौजूद हर चीज़ की बात करते हैं, जो हमें दिखते हैं उनकी भी बात करते हैं और जो नहीं दिखते हैं उनकी भी बात करते हैं। आज वाराणसी में भव्य देव दीपावली मनाई जा रही है। काशी के सभी घाटों और तालाबों पर दीपदान किया जा रहा है। इस देव दीपावली की चर्चा पूरी दुनिया में होती है और जब से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, इसका रूप और भी भव्य हो गया है। आज काशी में 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी मेहमान पहुंचे और दावा किया जा रहा है कि आज काशी में करीब 10 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं। यहाँ पर दीपदान के साथ ही लेजर शो का भी आयोजन हुआ। काशी के साथ ये त्यौहार देश भर में मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद हैं, वो भी उत्साह से देव दीपावली मनाते हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव प्रचार के कारण तेलंगाना में है। उन्होंने हैदराबाद में ही देव दीपावली मनाई। तस्वीरें देखिए आप। इस मौके पर वाराणसी वो नहीं जा पाए। पीएम मोदी की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। उन्होंने बाकायदा जाहिर भी किया इस बात को कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, मुझे इस बात का दुख है। देव दीपावली हिंदुस्तान का, सनातन का एक अनूठा त्यौहार है। हम सब देखते हैं कि दुनिया में त्योहारों का मतलब होता है कि लोग मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं, सब लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हिंदुस्तान शायद एकमात्र ऐसा देश है जिसमें देवता भी त्यौहार मनाते हैं। जैसा नाम से जाहिर है, देव दीपावली, देवताओं का त्यौहार। देव दीपावली का त्यौहार दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं और गंगा घाट पर दिवाली मनाते हैं। हिंदुस्तान की सनातन परंपरा और रीति रिवाज वाकई अद्भुत है और इसीलिए जब देव आते हैं धरती पर तो काशी ऐसी ही खूबसूरत लगेगी जैसी लगनी चाहिए। और ये देखिए, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ तमाम राजदूतों संग अलग अलग देशों के देव दीपावली पर उन्हें बता रहे हैं और हिस्टोरिक जो इसकी इम्पोर्टेंस है काशी, वो महत्व बताते हैं। और ये देखिए, एक तस्वीर खींचने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है और ऐसा हो भी रहा है। ये तमाम अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स हैं जो आए हैं। बिल्कुल बगल ही में आपको सतवा बाबा भी दिख रहे हैं, काफ़ी करीब हैं वो योगी आदित्यनाथ के। और योगी आदित्यनाथ के चेहरे की मुस्कान आप देखकर समझ सकते हैं, वो ये जानते हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक परंपरा भर नहीं है, ये इन तमाम लोगों को इस बात का संदेश भी है कि परंपरा में पूर्ण विश्वास है और तरक्की पर उम्मीद है। फिलहाल इन तमाम तस्वीरों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। द रूबिका लियाकत शो में आज इतना ही।